हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ जाना, ये समस्या 40 से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, उसके लिए हम लोग कौन से मेडिसिन देते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, आखिर कारण क्या होता है और कितने प्रकार का हाइपरटेंशन होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में और उसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज होती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइपरटेंशन के बारे में, तो एक्चुअली आपका जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको मेजर किया जाता है इस स्फिग्मोमैनोमीटर से, आप यहाँ पे फिगर देखिए, एक मेजरमेंट ऊपर लिखा होता है और एक नीचे लिखा होता है और इसकी यूनिट होती है mmHg यानी कि पारा का स्तंभ। तो ऊपर वाली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिकुड़ने वाला प्रेशर, और नीचे वाला जो यूनिट है उसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जनरली होता क्या है कि जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 होना चाहिए वो 120 से बढ़कर 140 से ऊपर चला जाता है। इसके अलावा जो डायस्टोलिक प्रेशर जिसे 80 होना चाहिए वो 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। अब अगर बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो होता है 120/80। इसके अलावा जब ये ज़्यादा होता है तो इसे हाइपरटेंशन, कम होता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। दोस्तों, अगर काजेस के बारे में बात किया जाए, कारण तो कोई नहीं है इसका स्पेसिफिक, लेकिन कुछ कारणों के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन नॉर्मली किसी भी बीमारी की वजह से नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर बात की जाए तो यह हेरिडिटी हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, यानी कि ये माता पिता से बच्चों में आ सकता है, और इस प्रकार का जो हाइपरटेंशन होता है उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी पेशेंट या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर ज़्यादा मात्रा में हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसका बीपी बढ़ सकता है, उसको हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है, ये भी प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी जो साल्ट्स हैं यानी कि जो नमक है उनकी मात्रा को डाइट में बढ़ा देता है और लगातार बढ़ाए रहता है, तब भी उसको हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है और ये भी प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों, ओबेसिटी में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, आपका बीपी बढ़ सकता है। तो कुल मिला के ये सारे रीज़न जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन बनाते हैं, और ये हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, थोड़े दिन में सही हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में, दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है, यानी कि बॉडी में अगर कोई बीमारी है और उसकी वजह से अगर कोई हाइपरटेंशन की समस्या आपको आ रही है, हाइपरटेंशन एज अ सिम्टम काम कर रहा है, तब उसको हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक बीमारी होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि जो आपकी किडनी की आर्टरीज होती हैं उसमें स्टेनोसिस की समस्या, यानी कि आप कह सकते हो काठिन्य की समस्या आ जाती है, वो कड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, यानी कि नेफ्रॉन का जो सबसे अगला भाग होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्यूमर ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ये होती है एड्रेनल ग्रंथियां जो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, इनसे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। अगर इनमें ट्यूमर होता है तब भी हाइपरटेंशन की समस्या आती है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हाइपरटेंशन तो समस्या हार्ट की है, तो क्यों किडनी में कोई समस्या आती है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। तो एक्चुअली किडनी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली अटैच करती है। किडनी जो है वो आपके ब्लड को साफ करती है, ब्लड से पानी को बाहर निकालती है। तो अगर वो किडनी सही से काम नहीं करेगी तो जो ब्लड है उसमें उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। एंड एक्चुअली उसमें बहुत सारे प्रकार के जो फालतू के मटेरियल्स है वो बढ़ जाते हैं, और एक्चुअली उसमें वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कंसंट्रेशन में मिनरल्स बढ़ जाते हैं, बाकी वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी। इसके अलावा जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है जिसको हम लोग एड्रेनल ग्रंथियाँ बोलते हैं, ये ग्रंथियाँ ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स निकालती हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हार्ट को। इसकी वजह से भी आपका हाइपरटेंशन की समस्या आती है। इसके अलावा कसिंग सिंड्रोम्स की वजह से आ सकती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जब आपकी थायराइड ग्रंथियां ज़्यादा काम करती हैं तब भी हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है। तो कुल मिला के ये काजेज होते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन तो इसका स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करके पता लगाया जा सकता है, चेक किया जा सकता है।
लेकिन इसके अलावा दोस्तों चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ECG किया जाता है, ब्लड यूरिया टेस्ट हो सकता है, सोडियम पोटेशियम टेस्ट होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। हाइपरटेंशन की समस्या में ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि क्या समस्या है। इसके अलावा दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रोग का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, रोग का डायग्नोज किया जाता है और तब हमें पता लगता है कि क्या समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइन और सिम्टम्स के बारे में, तो पेशेंट में हेडेक यानी सर दर्द महसूस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो की समस्या आती है यानी चक्कर आता है जब उठता है तो। इसके अलावा कानों में बजिंग का साउंड आता है, कानों में जो घंटियां हैं वो बजती हैं। और दोस्तों एपिटैक्सिस यानी कि नाक से खून बहने की समस्या आती है, क्योंकि जो नाक की जो केशिकाएं कैपिलरीज होती हैं वो हाइपरटेंशन में फट जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसको चेक करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे है, तो कुल मिला के ये जो आज के मैंने यहाँ पे बताए सिम्टम्स जो बताए वो सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं हाइपरटेंशन के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की जो आपको फॉलो करने चाहिए और एक पेशेंट को आपको ये देना चाहिए। दोस्तों अगर 40 साल से कोई भी व्यक्ति बड़ा है यानी 40 साल के ऊपर है, तो उस तरह के व्यक्ति का हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है उस व्यक्ति को। तो ऐसे में ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए प्रॉपरली और रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मोटे व्यक्ति यानी कि मोटापा से ग्रसित व्यक्ति और डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसका भी बीपी अक्सर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करे। रेगुलर एक्सरसाइज करे लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज करे, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, वेट ज़्यादा है तो उसको लूज करना चाहिए और पेशेंट को साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी चाहिए और ऑयली फूड से बचना चाहिए, यानी कि नमक की मात्रा कम रखे और जो ज़्यादा तलब भुना चीज़ है, जो फ्राइड चीज़ें हैं उस पर बचे, नहीं तो हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं दोस्तों, वैसे तो अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है, सिस्टोलिक जो है 140 के ऊपर है, डायस्टोलिक 90 से ऊपर है, तो उस टाइम पे जो टैबलेट्स होती हैं एटेनोलॉल वो दी जाती हैं। एटेनोलॉल 25 mg में ओडी दी जाती है और अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो आप लोसार्टन दे सकते हैं। लोसार्टन पोटेशियम आती है, ये भी बीपी के लिए होती है, इसको भी हम लोग ओडी पेशेंट को देते हैं। ये 50 mg में आती है, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखें कि मेडिसिन लेते समय भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। अगर इससे बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती हैं और ब्लड से पानी की मात्रा को बाहर कर देती है, बाकी के मिनरल्स बाहर कर देती हैं फालतू के, या जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, तो आपका बीपी नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए मेडिसिन देते हैं लोसार्टन पोटेशियम एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक प्रकार का डायूरेटिक होता है और लोसार्टन बीपी को कम करने की मेडिसिन होती है। तो कहने का मतलब ये मेडिसिन हम ओडी देते हैं दिन में एक बार। दोस्तों यहाँ पे फ्रोसिमाइड या टॉर्सिमाइड भी दी जा सकती है, जो कि एक कॉमनली यूज होने वाली डायूरेटिक होती है, ये भी मेडिसिन आपको दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक सलाह दी जाती है कि ऐसा पेशेंट जो अस्थमैटिक हो उसको बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो है वो आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको हाइपर एक्टिव करती हैं और फिर आपको समस्या हो सकती है। इस वजह से अस्थमैटिक पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब